है क्लास के बाद। और टुमारो विल बी हॉलीडे ऑफ कोर्स, टुमारो इज अ हॉलीडे राइट। और राघव नहीं आए, वो होमवर्क नहीं किया ना, पक्की बात है ना। आज उससे आ जाता, वो थोड़ा लेट ही आता, बट राघव आई थिंक हाँ उससे नहीं आया तो। चलो हमने कौन सा वाला क्वेश्चन कर लिया था, फिर 6 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी डेट पता नहीं, क्वेश्चन 6 कर लिया था ना हमने, रिमेम्बर एवरीवन, सब सारी एक एक की हुई है। तुमने नहीं किया होगा सर्कल का होमवर्क, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि एब्सेंट थे। हम्म, ठीक है, चला लो, बंद कर चलाओ, और दरवाजा बंद कर दो, बाहर से बहुत हो रहा है। कौन कौन एब्सेंट है आज, एक तो आरुष नहीं आया, एक राघव नहीं आया, ईश्वी नहीं आएगी आज, और एक जसलीन, वो भी नहीं आएगी, है ना। हाँ चलो, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि 120 डिग्री वाला एक लौता क्वेश्चन है ये, जिसमें एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। नहीं बुक का, एक्सरसाइज 12.10.1 नहीं 10.1 11.1, नई वाली बुक की 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट आपका, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पूरी एक्सरसाइज है, पर सिर्फ इकलौती यही एक्सरसाइज रहेगी। इसके बाद वाली एक्सरसाइज देखते तो आपको लगता कि हाँ कुछ डिलीट हुआ है। दे वर नॉट डिफिकल्ट, बट हाँ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, प्लस उससे हमारा क्वेश्चन का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, थोड़ा दायरा बढ़ जाता है हमारे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ना वही सब चीजें हैं। अगर हम फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं तो हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर पिछला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। एंड इफ वी हैव एरिया ऑफ सेगमेंट, लिखो साथ साथ ये, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना तो आप क्या करते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एओबी बन जाता है। और लेंथ ऑफ आर्क क्या कहते हैं हम, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। अब जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको एंगल जो दिया होगा इट वुड बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जब सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो आपको यही वाले एंगल्स दिए जाएंगे, कोई और एंगल दिए जाएंगे तो साथ में उसको निकालने का या कैलकुलेट करने का एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई ना कोई वे दिया जाएगा, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिया जाएगा, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड दी जाएगी जिससे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। दोनों रेडियस दे दी, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी, यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर एंड देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उस बात को भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। डी हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, और एक हमारा एक्सक्लूसिव है 120 डिग्री। अब हर एक केस में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इन केस ऑफ 30 डिग्री एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया था, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो साइन 30 डिग्री होगा, आपको पता है, साइन 45 डिग्री होगा। देन ऑल्सो यू नो हाउ टू फाइंड, साइन 45 की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री होगा, तब भी आप निकाल सकते हो। और 60 डिग्री के साथ लिख लो ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल। ये नोट्स है आपके, इसको याद करना है, दिस इज आर हाइलाइटेड पॉइंट्स है जिसे याद रखना है। पता क्यों इक्विलेटरल बार बार बोल रही हूँ, कि समटाइम्स अगर क्वेश्चन को ट्रिकी करना है, ये क्वेश्चन ना थोड़े हो गए हैं, सेक्टर सेगमेंट में आ गए हैं, तो अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना तो मैं क्या करूंगी, आई विल नॉट गिव रेडियस, आई विल से सेंट्रल एंगल 60 डिग्री और कॉर्ड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि अगर सेंट्रल एंगल 60 है, कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, दैट मींस द रेडियस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमारी एक्सरसाइज कम हो गई है, व्हील वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, प्लस देन नेक्स्ट वी हैव हमारी 12.3 जो पिछली वाली थी, वो सारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, जिसमें से मुझे होता था कि उसमें से क्वेश्चन डाल दूं, इसमें से एक डालूंगी पर उसमें से 2 डाल दूंगी। बात समझ में आई। तो अगर मुझे इन वाले क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करना है, तो व्हाट विल आई गिव इज, आई विल गिव अ सर्कल, राइट। उस सर्कल में आई विल आस्क, आई विल से कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और कॉर्ड जो है ना उसकी लेंथ मैं आपको दे दूं 7 सेंटीमीटर। ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है।
अब आप सोचते रहोगे रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, तो इसमें इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू फिगर आउट दैट इफ द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ट्रायंगल क्या बनेगा, इक्विलेटरल, दैट मींस रेडियस इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? साइन 90 का मतलब है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्वाड्रेंट हो गया, 1/4 एरिया हो गया। अब इसको अगर मुझे डिफिकल्ट करना है 90 डिग्री वाले को, तो मैं आपको कॉर्ड की लेंथ दे दूंगी, लेट मी से 7 सेंटीमीटर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड द रेडियस, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। लिखो, इस चीज को लिख लो, दिस इज समथिंग विच इज पॉप्ड इन माइंड। सच में कह रही हूँ कि अगर ये एक्सरसाइज इतनी कम हो गई है ना, तो ये एक चीज है जो हम वेरिएशन में लेके आ सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है इतना। अगर 30 है, 45 है, उसमें आपको पता है कैसे निकालना है एरिया, उसमें हम वेरिएशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल एंगल 45 है, तो बाकी वाले दो एंगल्स ना कितने हो जाएंगे, 135 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया ना? लेकिन अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, सेंट्रल एंगल 90 है तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो 60 डिग्री में बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 90 में होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। नाउ व्हाई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज, या व्हाई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, कि अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आई हैव अ वे टू फाइंड आउट द रेडियस। इक्विलेटरल में अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है, तो आई हैव अ वे टू फाइंड आउट द रेडियस। समझ में आ गई बात ये? अब आते हैं 120 पर, जो कि हमारा वाला क्वेश्चन है। तो इसकी मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, अगर तो 5 मार्क्स में आएगा ना, आई विल सजेस्ट गो बाय द लॉन्ग वे। अगर ये 5 मार्क्स में आता है 120 डिग्रीज वाला, ऐसा ही एक क्वेश्चन था आपका लास्ट 12.3 में था, वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता था, उसमें 120 डिग्री एंगल ही होता है। तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि हमेशा उसको आपने लंबे वे से ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर 5 मार्क्स में आ गया। अदरवाइज यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अच्छा, इतने तो समझ सबको है ना कि सेक्टर का एरिया तो जितने मर्जी एंगल दिया हो हम निकाल सकते हैं, इवन इफ इट्स 105, 104, 22.5, कुछ भी दिया हो, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये आ जाता है हाफ आर स्क्वायर साइन 120। हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री 90 पे खत्म हो गई, हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री 90 पे खत्म हो गई है, हमें आता ही नहीं उसके आगे। तो मैंने आपको क्या कहा था, साइन 120 को आप क्या लिख लोगे, 2 साइन 60 कॉस 60, ओनली टू बी यूज फॉर साइन 120। इसको किसी और में मत लेके जाना, चेंज हो जाती है सारी रेशियोज, सबके अपने अपने फॉर्मूला है। स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं इसको, डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, ऐसे ही ट्रिपल फॉर्मूला होता है, ऐसे ही 2 एंगल फॉर्मूला होते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाफ आर स्क्वायर 2 साइन 60 कॉस 60। तो ये हाफ और हाफ कट जाता है। तो कभी आप देखोगे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनता है वो है आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। समझ में आ गया? ये कभी जब हमने आंसर को मैच करना है कि सही किया है नहीं किया, या कंफ्यूजन हो रही है, तो ऐसे कर दो और ये फॉर्मूला साइड पे लिख दो। ठीक हो गया इतना? राइट। अब आते हैं, इसको थोड़े लंबे वे से करेंगे, ये मैंने पूरा समेशन कर दिया इस चैप्टर का। राइट, 120 डिग्री सेंट्रल एंगल अगर हो, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल भी है एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल करवाया था इसका 120 वाला मैंने, 21 वाला। एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल 2 हुआ था क्लास में। एग्जाम्पल 2 को होमवर्क ले लो, अदरवाइज एग्जाम्पल 2 हो गया था, नहीं हुआ था उसको होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, chord of radius of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. इसमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर ना ये लेंथ ऑफ आर्क देखो, यहाँ पे सारे लेंथ ऑफ आर्क में ना हम एक और लेटर लगा देते हैं, है ना। तो हम सेक्टर को मार्क कर देते हैं कि हमने कहा है OARB। समझ में आ गई बात इतनी सबको? काफी बार आपको ऐसा भी कुछ दिखेगा, अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लो। इसका मतलब है सेक्टर को हमने OARB, हमने एरिया डिमार्केट कर दिया, मतलब मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं इसके बाद दो रास्ते हैं ना, यहाँ भी जा सकते हैं ऊपर और यहाँ भी जा सकते हैं, हम कहा जा रहे हैं टूवर्ड्स आर। क्लियर हो गई बात ये? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पाथ स्पेसिफाई कर दिया कि O से A पे जाओ, A से फिर R पे जाओ, तो आप R देखोगे, you'll go to R and then you'll go to B and then again to O, that is the sector। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रल एंगल अगर दिया हुआ है 120 डिग्री, so this is 60 degree, this is also 60, perpendicular from center bisects the chord। this happens, why this is perpendicular, because triangle AOB जो है वो आइसोसेलेस है, उसकी आइसोसेलेस होने की प्रॉपर्टी की वजह से उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है। ट्राइंगल AOB आइसोसेलेस है, इसकी वजह से जो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड दैट हैपेंस टू बी परपेंडिकुलर, और उसने एंगल को बाइसेक्ट भी किया। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई 12 स्क्वायर थीटा इज 120 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई को यूज करना है 3.14, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं लिख दूंगी हाफ इंटू AB इंटू OD। अब मैं पूरे लंबे वाले वे से चल रही हूँ, ठीक है। और फिर हम बता देंगे कि ये एंगल AOD इज 90 डिग्री, OA is 12 centimeter radius, AD is equal to BD, एंगल AOD is 60 डिग्री, एंगल ADO is 90 डिग्री, ठीक है, ये 60 है। OD is perpendicular to AB, ये सारी चीजें हमने साथ साथ लिख दी, इसमें रीजनिंग देने की जरूरत नहीं होगी इतनी, ठीक है। फिर हमने कहा इन ट्रायंगल ADO, पहले हमें OD निकालना है, OD अपॉन AO, आई विल टेक इट एज cos 60 डिग्री एंगल दिया ना, उसी को ले लो, इतना 30 के बीच में डालना, डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। OD की लेंथ निकालनी है, AO इज 12, cos 60 कितना होता है 1/2, तो OD कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यूनिट्स नहीं भूलना, आई सीन एक्स की वैल्यू बताओ, लिख दी 9 सेंटीमीटर लिख दो, आधा एक नंबर का क्वेश्चन है, आधा ऐसे ही कट जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं? OD is 6 सेंटीमीटर, फिर सेम AD अपॉन AO, तो मैंने ले लिया ये साइन 60, AD की लेंथ निकालनी है, AO दिया हुआ है 12, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो AD मेरे पास आ गया 6√3, और जिससे मैं कह दूंगी AB इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो माइनस हाफ इंटू 12√3 इंटू 6, सबको बात क्लियर हो गई है ये? अब कैलकुलेशन है जिसे हमें करना है, मैं अब इस 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाली हूँ, जो छेड़ते हैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है, अभी बाद में तुम्हें 25 से डिवाइड करना होगा, या बाद में 5 से डिवाइड करोगे, 25 हद से हद तुम बना सकते हो, नीचे 4 कट कर सकते हो, तो बाद में 25 से डिवीजन करनी है तो बहुत अच्छी बात है, करो, डबल काम करना है करो, मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू, और इसके साथ जो यूनिट लगाओगे वो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, जब तक
न्यूमरेटर में 2 और 5 का मल्टीपल इकट्ठा ना हो, डिनोमिनेटर के 10 को छेड़ना नहीं चाहिए। वो 10 बहुत ही अच्छा एक नंबर है आपके पास, जिसमें आपने मल्टीप्लाई करके सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं। इफ यू बाय एनी चांस कट दिस 100, दिस इसको आप करो कि नहीं जी ये तो 25 बन गया, अब ये 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 25 फिर से करने वाले हो आप। तो पहले ही मैं मल्टीप्लाई कर लूं 48 से, तो मल्टीप्लाई करो 314 और 48। ये आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है, मेरी भी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है। ये आ रहा है। अगर यहाँ पर देखकर कैलकुलेशन कर रहे हो ना, सच में कह रही हूँ, घर जाकर 2 बार कैलकुलेशन करना फिर इस चीज को। 150। हाँ जी राघव, होमवर्क किया है? राघव, यस मैम। होमवर्क किया है? मैम टेस्ट पेपर करना था मैम। हाँ जी। मैम मैम थोड़े क्वेश्चंस ही किए मैम। एक बार किया, 2 बार किया? फिर वो 3 मैम बार एक ही करने को कहा था। मैम एक एक बार। बार, हाँ एक बार किया, उसमें से भी थोड़े क्वेश्चंस नहीं हुए, तभी हम ऑनलाइन आए आज। मैम नहीं नहीं मैम, पीठ दुख रही थी मेरी। इसे पढ़ ले, ठीक है। मैथ्स हम देखते हैं, पढ़ाई भी जरूरी है। मार्क्स सिर्फ पढ़ाई से आएंगे, मैथ्स से नहीं आने वाले। क्वेश्चन 7 डन, एवरीवन कैलकुलेशन ऑल्सो डन। कौन से क्वेश्चंस यस नहीं हुए मुझे बताओ? आते नहीं थे कि टाइम नहीं था करने का? राघव, मैम आते तो थे मैम, टाइम। हाँ वही ना, अभी बैठकर 10 मिनट जो लेट आया ना, वो क्वेश्चन ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बंद कर दो दरवाजा ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ना 2 3, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने कहा था बिल्कुल कर सकते हो, पर अगर 5 मार्क्स में होगा तो मैंने कहा था इसको थोड़ा दिखा देना। प्लस इफ योर टीचर एक्सेप्ट दैट फॉर्मूला, देखो ऑनलाइन तो कहते हैं कि फॉर्मूला लगा लो, अन अकेडमी में भी टीचर्स हैं, दे डायरेक्टली से दिस फॉर्मूला कॉस 60 sin 60। तो लास्ट में बच्चा कहता है मैम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा ले, मैं कहा लगा लो, बिल्कुल लगाओ, क्योंकि जैसा बच्चा को याद कर सकता है, जो बाकी बच्चे होते हैं अच्छा ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, तो दे शुड नो दिस वे। प्लस ये जैसा बच्चा तो कंफ्यूज होता है लास्ट में जाकर, पेपर में बैठा बैठा खुद का दिमाग ही बोलेगा नहीं नहीं गलत कर रहे हो, टू आएगा नहीं आएगा, तो उसमें आए ऑलवेज डिवाइस द वे जहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने स्कूल टीचर से पूछो कि मैम अगर ये 5 मार्क्स में आए तो हमें क्या पूरा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस क्या ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके तो डेरिवेशन तक सिखाई हुई है ऑनलाइन कि इसको ऐसे निकालते हैं, कुछ नहीं करने की लोड है, 60 को कर लो हाफ हाफ, अगर याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, और हो भी जाता है याद, नहीं याद कर सकते कंफ्यूज होते हो तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। प्लस अगर 5 मार्क्स में है तो आई वुड सजेस्ट जैसे बुक में किया हुआ है वैसे कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ना 2 3 वेरिएशन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 to 3 वेरिएशन है आपके एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, प्लस हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, तो अभी तो सिंपल वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी वेरिएशन जब हम हैंड आउट करेंगे तब करेंगे।
Now we have a square field, square shaped grass field. ये ट्रायंगल भी होती है, ये क्वाड्रिलेटरल भी दिया होगा। समझ में आ गया? इसमें जो मैं वेरिएशंस कह रही हूँ ना, वेरिएशंस में क्या है, एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, इट कुड बी एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल शेप, जो वेरिएशन है ना इसमें क्वाड्रिलेटरल शेप दिया हुआ है या फिर ट्रेपीजियम दिया हुआ है, और एक ने तो ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये तीनों शेप्स हमारे पास आ सकती हैं, और इन तीनों में भी ना वेरिएशन क्या है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि इसके कॉर्नर पे ना एक हॉर्स को टाई किया हुआ है, हॉर्स को बांध कर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमने की लगाई, उस हॉर्स को बांध दिया। या इसकी फेंसिंग हुई होती है, फेंस के एक कॉर्नर वाले फेंसिंग पर जो उसकी स्टिक लगी होगी, हमने हॉर्स को टाई कर दिया, और जो हॉर्स है ना उसकी स्ट्रिंग जो रखी हुई है, रोप जो रखी हुई है, उसकी पूरी साइज दी हुई है 15 मीटर, और जो हॉर्स टाई किया ना वो बेचारा 5 मीटर से टाई कर दिया, है ना। अब यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी फेंस होगा, कॉर्नर पे टाई किया है, ग्रास फील्ड की हुई है, फेंसिंग होगी, है ना। तो वो हॉर्स कहाँ जा सकता है, कितने एरिया में मूव कर सकता है, यहाँ जब खुद देखो तुम ऐसे बन रहे हो, तुम कैसे जाओगे, एट द मैक्सिमम यू कैन गो टू दिस स्पेस, एट द मैक्सिमम यू कैन मूव मैम हियर। मैम 5 मीटर रोप की लेंथ नहीं है? हाँ 5 मीटर रोप की लेंथ है बच्चे, तो तो 5 मैम मीटर, फिर वो तो आप, मैम आप वो साइड ऑफ स्क्वायर पे आ गए 5 मीटर, तो फिर 15 मीटर कहाँ है बच्चे, साइड ऑफ द मैम स्क्वायर पे नहीं, 15 मीटर। हम्म, 5 मीटर आपने साइड ऑफ द स्क्वायर पे लिखा हुआ है, वो रेडियस नहीं दिया हुआ। कहाँ लिखा है मैंने, 15 लिखा है इधर। मैम 5 मीटर कह रहा हूँ, 5 मीटर जो रोप की दी हुई है, हाँ तो आपने रोप में, स्क्वायर की, वो स्क्वायर की साइड पे लिखा हुआ है वो बेटा फिर हॉर्स तो रेडियस। यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, मैं ऐसे शेप तो नहीं दिखा सकती ना, यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, तो वो ये 5 मीटर की रोप के साथ बंधा हुआ है, तो ये ऐसे ओवरलैप करते हुए जाएगा। अब समझ में ओके। आ गया, ये सारी 5 यस। मीटर है। तो जब हॉर्स ने मूव किया विद द हेल्प ऑफ अ रोप, तो जो शेप उसने कार्व किया, जो उसके वो मैक्सिमम जो शेप एक बना सकता है, वो क्या होगा, ये शेप क्या बन जाएगी, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो हॉर्स की मूवमेंट होती है, दैट एरिया दैट ही कार्व्स आउट, उसके जो पैरों के निशान होंगे या जो एरिया वो ग्रेस कर सकता है, जितने एरिया को वो रीच कर सकता है, दैट विल बी द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब स्क्वायर देने का मतलब क्या था, सेंटर पे जो एंगल बना है वो क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब था सेंटर एंगल गिवन है, when I say जनरल कोऑर्डिनेटर या ट्रेपीजियम, वहां पे सेंट्रल एंगल नहीं दिया जाएगा, तो या दिया जाएगा। तो दो केसेस होते हैं, सेंट्रल एंगल गिवन, या कुछ वे से हम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल दिया हो, स्क्वायर दिया हो, या होगा सेंट्रल एंगल नॉट गिवन। तो उन दोनों केसेस में हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इतना पता लग गया कि जो हॉर्स मूव कर रहा है उसका एरिया जो वो ग्रेस कर सकता है, दैट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, और रेडियस क्या बनेगी वो सेक्टर की, 5 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर। अब समझ में आया? राघव मैं क्या करी थी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक से लिख रही थी कि चाहे 15 है पर वो मूवमेंट 5 तक कर सकता है, ये उसकी रोप है। समझ में आ गया इतना? ठीक है ना। सो यस मैम। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, सो एरिया विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्रीज। ठीक है ना। अब पाई को उसने कहा है, नीचे देखो लिखा हुआ है 3.14, तो जो कहा है वही करो, उसको क्वेश्चन नहीं करना। उसने 3.14 लिखा है ना, उसने आंसर भी जो चेकिंग में दिया होगा ना, आंसर की दी होगी वो भी 3.14 के हिसाब से दी होगी, उसमें पॉइंट्स में फर्क पड़ गया ना, आपका आंसर गलत है। एंड 22/7 और 3.14 में बड़ा कौन है, 22/7 और 3.14, 22/7, 3.14 फ्रैक्शन खत्म होगी, 22/7 विल गो 3.142857, और वो चलता जाएगा रेकरिंग। तो आपका आंसर 22/7 से बड़ा आएगा। 22/7 से आपके आंसर पॉइंट्स में या लास्ट डिजिट में, यूनिट्स प्लेस में बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो जो कहा गया है वही करना, आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो चाहिए उनको।
So now this we have, मैं यहाँ पर फिर से 4 अगर कट करती हूँ, कर भी सकते हैं वैसे तो, चलो कम दे सकते हो, 16 से डिवाइड कर लो, है ना, 314 डिवाइड बाय 16, जो कि और इजी हो जाएगा। इसमें मैंने लिख दिया 157 डिवाइड बाय 4, है ना, तो 40 नहीं 30, टू फाइव। एरिया द विच इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज विल बी 19.625, यही आता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, इंक्रीज इन एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब कहते हैं उसकी रोप आपने बढ़ाकर कह दिया कि 10 मीटर की रोप है अब तेरे पास, अब घूम, तो वो कितना एरिया, अब क्या होगा, सिर्फ उसकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो उसने इंक्रीज इन एरिया कहा है। अब ये दो वे से होता है, आपने 5 वाला एरिया तो निकाल लिया, 5 रोप वाला, या तो 10 वाला निकाल कर माइनस करो। अब पूछा तो इंक्रीज हुआ है तो माइनस तो करना ही है। यहाँ तक हो गया सबका, है ना। देखो दोनों केसेस में सेंट्रल एंगल थीटा है, दूसरे वाले केस में भी सेंट्रल एंगल थीटा है। यहाँ पे रेडियस है 5 मीटर और यहाँ रेडियस है 10 मीटर। आपको इंक्रीज निकालना है एरिया का, तो या तो मैं कहूँ न्यू सेक्टर आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर बाय 10 स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस पाई 5 स्क्वायर थीटा विच इज 90 बाय 360। या तो इस तरह से करें, इसका मतलब है कि 3.14 इंटू 90 बाय 360 और ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर दिया। या फिर आप 10 वाला एरिया निकालकर पिछला वाला निकाला हुआ वो माइनस कर दो। समझ में आ गई, जो कैलकुलेशन इजी लगती है वो कर देना। दिस विल बी 3.14 इंटू 1/4 इंटू 75। दिस इज 942/16। जो पहला वाला नंबर निकालना है उसका 3 टाइम्स करना है, 19.625 का इंटू 3 करना है अगर कैलकुलेशन समझते हो। अदरवाइज प्लीज द वे यू फाइंड इजी प्लीज डू इट दैट वे, बट बी वेरी क्लियर विद योर कैलकुलेशंस, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आया? मैम हम अलग निकाल कर सकते हैं, वैसे ज्यादा इजी है। कर सकते हो, मैंने कम मना किया। फिफ्टी 58.87। फिफ्टी 8.87 बाई स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ये भी एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 सबका हो गया है, समझ में आ गया। अगर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से खुद कर लेना घर पे, आज होमवर्क ले लो इसको।
तो आपके होमवर्क में जो सर्कल से क्वेश्चन रह गए तो वो करना, प्लस जो आज क्वेश्चन करवाए हैं वो कैलकुलेशन उन सबकी, ठीक है। इतना सा ही काम करके आना है वेंचर तक। Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. एक सर्कल की फॉर्म में हमने ब्रूच बनाया है जिसकी डायामीटर दी हुई है 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide this circle into 10 equal parts. ठीक है, 5 diameters बनाई है which divide the circle into 10 equal parts. Next it says equal sectors as shown in figure 12.12. Find the total length of wire required. तो अगर मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट लेती हूँ सर्कल का, पहले तो मुझे वायर चाहिए होगी ये पूरा सर्कल बनाने में। तो ये पूरा सर्कल बनाने में कितनी वायर यूज हुई है? 2 पाई आर। समझ में आ गया? उसके बाद 5 डायामीटर्स, ये पूरी डायामीटर, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। तो उसके बाद क्या हमें ऐड करना है? 2 इंटू 35, सॉरी 5 इंटू डी। 5 डायमीटर्स है, 5 इंटू 2r, और 2r हमें दिया हुआ है एज 35 मिलीमीटर। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस गिवन है 35/2, ठीक है। और 10 इंटू 35/2, और ऑब्वियसली 5 इंटू 35, और कंप्लीट नहीं कर। 7 5 and 2 11, so 110 plus कितनी होगी लेंथ ऑफ वायर? 285। 285 mm। दिस इज द फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। रेडियस क्या दी हुई है इसमें? 35/2। अब सेंटर एंगल निकालना है ना। पूरे सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360। और कितने सेक्टर्स बने इसमें? 10। तो ईच सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? 360/10 will be equal to 36 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 35/2, 35/2, 36/360।
क्वेश्चन नंबर 13 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अगर क्वेश्चन 13 आ सकता है ना, तो दूसरी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जो पेपर में बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन सबने कर लिया था, रहता है नोट करने वाला सामने। क्वेश्चन 10 स्टार्ट कर दो इसके बाद। इजी है। umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of umbrella. तो समझ में आ गया ना? रिब्स मतलब जो उस पे वो स्प्रिंग नहीं लगी होती है, जिसे ओपन करते हो, वो शेप लेकर ओपन, जो उसका बाहर का स्ट्रक्चर है, जो उसका बाहर की वायरिंग है, तो उसको कहा गया है। उसमें 8 रिब्स लगाए हुए हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो सेंटर से प्लेस 8 रिब्स, ये 1 2 इस तरह से, 3 4 5 6 राइट, एंड 7 एंड 8। कुछ इस तरह से हमने प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? राइट। सो हमने इसको रेडियस बता दिया 45 सेंटीमीटर, और जो कंजेक्टिव रिब्स है ऑफ द अम्ब्रेला, सेंट्रल एंगल क्या बनाएंगे? 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 विच इज 45 डिग्रीज। So area between two consecutive ribs pi r square theta by 360 degree, pi 22/7, किसने मेंशन किया हुआ? Radius is 45 into 45, theta is 45 by 360। कर लेना 10 मिनट, इट्स ऑलवेज बेटर। डेसिमल्स ना फिर भी स्कूल टीचर्स आपकी मार्क्स काट कर लेते हैं कि नहीं, डेसिमल्स में कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर तो लगातार कैलकुलेशन, वहां पर सिर्फ एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा फाइनल पेपर में। यहाँ पे तो लगातार कर रहे हो तो लगता है कि अब छोड़ दो, इतनी सारी कर दी कैलकुलेशन, तो वहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, तो उसमें थोड़ी सी कन्वर्जन ये कर सकते हो, पर इजी कैलकुलेशन आती है, वहां बहुत मुश्किल नहीं आती। दिस विल बी 5 140, है ना, 15 150, तो अगेन 5, तो ये आ जाता है 795.55 अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद, कंसेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया।
दो सेक्टर्स नहीं कहा हुआ, ये एक रिब है और एक ये रिब है, इसके बीच का एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना, रिब एक तरह से जैसे हड्डी होती है वैसा उन्होंने ले लिया, वो स्ट्रक्चर दे दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, that there's a car has two wipers which do not overlap। तो ये जो फ्रंट की जो उसका वो होता है, ऐसा कुछ होता है ना, कार का जो फ्रंट वाला मिरर होता है, अब उसमें जो वाइपर लगे हुए हैं वो ओवरलैप नहीं किए होते, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ ऐसे लगा होता है, ये फिक्स किया होता है, और यहाँ पर ऐसे एक स्पेस होती है ना, तो ये ऐसे मूव करता है। समझ में आ गई? है ना। ऐसे ही दूसरा वाइपर यहाँ फिक्स होगा और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये ओवरलैप नहीं करते, मतलब आपस में टकराते नहीं है। ठीक है, इसने अपना एरिया चुपचाप से क्लियर करना है और दूसरे वाले ने अपना एरिया करना है, आपस में टकराना नहीं है एक दूसरे में। बात समझ में आ गई ना। दीज आर द टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, और पूरा सर्कल भी नहीं घुमाते हैं, एक पोर्शन में जाकर फिर वापस आ जाते हैं, है ना। तो इट सेज ब्लेड ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ ब्लेड जो है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मतलब एट द मैक्सिमम दे गो अप टू 115 डिग्री, फिर वापस, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ठीक है, सो एरिया क्लीन बाय वन ब्लेड कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, एंड थीटा वी आर गिवन एज 115 डिग्री। अब वो दो ब्लेड्स का कह रहा है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें टू ब्लेड से करना होगा। एक ब्लेड के चलने से कितना एरिया टोटल क्लीन हुआ, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, तो इंटू 2 करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने निकाला पाई को 22/7, रेडियस इज 25 इंटू 25, थीटा इज 115/360। तो देखो यहाँ पर 115 डिग्री का एंगल दिया हुआ था, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर है तो कोई मुश्किल नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर की वजह से कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, टू ब्लेड्स है तो 2 इंटू, ये कैलकुलेशन कर लो। आपको जो सर्कल्स में प्रॉब्लम आई थी वो मुझे बताओ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर्कल में वो भी समझा देती हूँ, अभी करो। और इस वीक में ना ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर करते रहो, आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा। टेस्ट चेक है, वेंसडे को दूंगी। ठीक है, आराम से दशहरा मनाओ। हो गया, क्वेश्चन निकाल के सॉल्व हुआ था फर्स्ट वाला। यूज ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो समझ में आ गया। 60 डिग्री एंगल निकाल लिया ना आपने, उसके बाद 60 यूज ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, cos 60 यूज कर लो या sin 30, वो 1/2 रेशियो होती है, cos 60 is 1/2। लिखो, मुझे लिख कर दिखाओ। कोई बात नहीं, दूंगी वापस अभी, दे दूंगी मंडे को। यहाँ तो मैं यहाँ पे रजिस्टर में लिख लूंगी। cos 60 करोगे 1/2 होगा, या sin 30 यूज करोगे। आज 22 है, 23 है ना। हाँ, आहिल, लव्या, गौतम, धृति, जसलीन, नव्या, सानवी, उस्मीत, कायशा, दर्पण, कबीर, श्रेयांश। आरुष नहीं आया आज, ईशवी नहीं आई, सिंजन, गुरलीन, राधा, और फीस किस किस की ड्यू है अब, जसलीन, सानवी, विस्मीत, कायशा, ईशवी, गुरलीन,
हो गया बच्चे कैलकुलेशन? टेस्ट पेपर में बताओ कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ था इसके अलावा। टेंथ क्वेश्चन कौन सा था? दोबारा से करवाऊं टेंथ क्वेश्चन? चलो, सर्कल टेस्ट का 10th क्वेश्चन केस स्टडी हो गया सबका सॉल्व? नहीं हुआ था? चलो, तो बच्चे का है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद कैलकुलेशन से कर लेना। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। बाय वेडनेसडे दिस चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े एक्स्ट्रा करवाऊंगी इसमें से। आई थिंक 10 to 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो करने हैं एग्जाम्पलर के साथ मिलकर। ठीक है, तो उसके बाद इस हफ्ते आई एम लाइक मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। एक बार उसका टेस्ट दे दो एंड देन विल थिंक अबाउट एरियाज। और उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वो थोड़ा ध्यान से टेस्ट कर, वो चैप्टर करने वाला होगा, क्योंकि ना उसमें एक तरह का क्वेश्चन जो लास्ट टाइम ना हमने कहा था डिलीटेड है, वो इस बार उन्होंने सैंपल पेपर में डाल दिया, जिसके लिए मैंने रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन करवाया है, वही वाला। ठीक है, जो सारे एक्लिप्सेस में आते थे ना आपके अर्थ मून वाले, वो सारे ये है क्वेश्चन। उसमें सर्कस था फीचर। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स याद है ना? बहुत बार बनाई होगी। ये वही चीज है। तो उसने एबी की लेंथ अगर आपको 8 सेंटीमीटर दी है, दैट इज उसने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। क्वेश्चन में ना ए और बी सेंटर नहीं दिया हुआ था, तो उसने अगर यहाँ पे 5 और 3 मेंशन करके एबी की लेंथ 8 सेंटीमीटर दे दी, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज सम ऑफ द रेडियाई। दैट मींस एबी इज द स्ट्रेट लाइन, इट जॉइंस द सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया? और फर्दर जाकर उसने यहाँ सी पॉइंट पे लिया, ईसी को x सेंटीमीटर लिया हुआ है। AB इज 8 सेंटीमीटर, EC इज x सेंटीमीटर, राइट? तो सबसे पहला तो हमें पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसकी वजह से AD इज परपेंडिकुलर टू CD एंड ऑल्सो BE इज परपेंडिकुलर टू CD। और इसकी वजह से क्या होता है, AD इज पैरेलल टू BE। लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना? तो आपने सबसे पहले रिलेशनशिप लिखा था, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ये आया था 2 साल पहले किसी पेपर में आया हुआ था, या किसी सैंपल पेपर में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो केस स्टडी में तब ऑप्शंस आते थे। उसने एडी परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, पैरेलल लिखा हुआ है, तो रिलेशनशिप क्या है, दैट दे आर पैरेलल लाइंस। रेडियाई है लेकिन आपस में वो कैसे रिलेटेड है, दे विल बी पैरेलल लाइंस, राइट? अब उसके बाद उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस ईसी की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए एक वे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, मैंने कहा ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। डू वी नीड एनी रीजन टू जस्टिफाई? किसी को जस्टिफिकेशन चाहिए कैसे सिमिलर होंगे? समझ में आ रहा है? दो 90 वाले ये एंगल दिख गए और ये एक एंगल कॉमन है। ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर मैंने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है, मैं सारे के सारे एज इट इज लिख देती हूँ नंबर, एज इट इज मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद ना अपना वैल्यूज पुट करती हूँ, क्योंकि मैं सोचूंगी अच्छा ये साइड चाहिए नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं होता पेपर में सोचने का, मैंने लिख दिया, है ना? क्योंकि जहां पेन रुक गया ना वहां कंफ्यूजन दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, अब क्या करना है, आगे करना है, वो पैनिक आना शुरू हो जाता है, अच्छा ये भी पढ़ा, अभी ये भी पढ़ा, राइट? तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अब मैंने एडी देखा, वो मुझे दिया हुआ है 5, बीई कितना दिया हुआ है 3, सीडी, सीडी मेरे पास नहीं है, विच इज एक्स प्लस बीई, एंड व्हाट ईसी, वो एक्स हो गया। अब कहते हैं एसी की लेंथ निकालनी है हमें, तो एसी क्या है, ए बी प्लस बीसी, और नीचे तो बीसी आ, दिस इज वन वे टू फिगर आउट। और मैंने क्या किया, इस रेशो को और इस रेशो को यूज करके बीसी की लेंथ निकाल ली। ये हो गया इतना।
तो यह आ जाएगा 5BC इज इक्वल टू 24 प्लस 3BC और 2BC इज इक्वल टू 24 और द लेंथ ऑफ BC इज 12 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने 12 लिखा ना, तो यहाँ पे साथ में क्या लिख दिया, सेंटीमीटर। तो कोई दोबारा से नहीं लिखता है therefore BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 आया, छोड़ दिया, तो वहां पर ही सेंटीमीटर लगा दो, क्योंकि वही आंसर आप मार्क कर दोगे। सो BC इज 12 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ट्रायंगल लिया BEC। 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। माइनस करो, तो ये हमारे पास आ गया 3√15। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर देखो, साइड्स की रेशो 5 और 3 है, 5:3 साइड्स की रेशो है। तो अगर ये वाली साइड 3√15 आई है, टोटल BC कितनी होगी, इट विल बी 5√15। 5:3 की रेशो चाहिए ना हमें। अगर ये वाला पोर्शन आपके पास this one has come as 2√15 3√15, तो टोटल वाला जो होगा वो 5√15 हो जाएगा 5:3 की रेशो की वजह से। तो ये पोर्शन कितना आ गया, 2√15। दिस इज वन वे टू सॉल्व, वो भी कर सकते। अब इसका अदर वे राउंड क्या था, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो टू AB। ये पॉइंट F ले लिया, AFBE इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये तो पैरेलल कहा है, ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है, ये और भी इजी हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। ठीक है, तो आपका ये 8, दिस इज 8। व्हाट अबाउट DF, DF विल बी 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आपके पास EB की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो विल बी that will be DE square is equal to 8 square minus 2 square √60। वो भी सिंपल आपके पास आता है 2√50। समझ में आ गया, ये इजी हो गया, पैरेललोग्राम क्रिएट कर लिया, उसके बाद फिर आप उसकी EC की लेंथ भी फिर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 वो कौन सा था, अच्छा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ किया है। So ABC, the figure is not drawn as per scale, but it says AB is equal to AC. फिर मैंने काफी पेपर्स में देखा ये गलती की हुई है, आपने ना साइड्स AB इक्वल टू AC, जैसे हेक्सागन दिया हुआ था तो उसमें टेंजेंट्स नहीं ली, उसमें पूरी पूरी साइड ले ली, राइट। तो यहाँ पर D और ये E और ये F, नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ, इसने DEF यहाँ दिया। द पॉइंट वेयर द सर्कल टचेस वो मेंशन किए हुए हैं हमें। ठीक है, तो इसमें एक ही रूल यूज होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम external point to circle are equal. So AD is equal to AF, BD is equal to BE and CE is equal to CF. ठीक है, तो सबने क्या किया, मतलब 2-3 बच्चों ने इन तीनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर लिखो 1 2 3 एडिंग ऑल 3। तो ये हो जाएगा AD प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AF प्लस BE प्लस CF। तो ये बन जाएगा AB प्लस CE इज इक्वल टू AC प्लस BE, because both are equal, therefore BE is equal to CE और E is the midpoint of BC. perpendicular from center bisects the chord नहीं है, though it is perpendicular, यहाँ पर perpendicular है पर BC chord नहीं बनकर आई है। BC is the tangent of the circle, not the chord. ठीक है,
आपने वो चाहे लिख दिया पर वो प्रूव नहीं किया, वो सही वे नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा ऐसा होगा, जो साइड बीसी है वो ई जहां पर टच करेगी वो मिड पॉइंट होगा, किसी और ट्रायंगल में हम नहीं कह सकते। इतना क्लियर हो गया? डन एवरीवन? जाओ।